बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो कभी हमारी इंस्पिरेशन बनते हैं और कभी हमारे लिए हौसले का और कभी कभी हमारे लिए टेंशन का बायस भी बनते हैं। जो सुनने वाले हैं, आपका ख्याल है कि आपका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपका बहुत भरपूर रोल होता है। आप एक जैसी दुखी और मायूसी से भरे हुए सवाल करते जाते हैं तो उस तरह की कैफियत और एक वैसी कैफियत बन जाती है। और अगर आप अच्छी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक लंदन से डॉक्टर नाफिया, बड़ा मज़ा आता है जब उनका कमेंट आता है, तो आई फील गुड। लाइक अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। आज आपने ये जो लॉजिकल थिंकिंग का जो स्टाइल आपने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग में इस तरह करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो उसको पहले अपने लिहाज से सोचते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, फिर दूसरे के बूट्स में जाके सोचते हैं, और तीसरा फिर एक इम्पार्शियल इंसान जो है अच्छा, इसी तौर पे इस्लामाबाद से तैयब है, उनकी भी बहुत अच्छा फीडबैक आता है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। लाइक पाकिस्तान में इस वक्त हज़ारों नहीं है, लाखों बच्चे और बच्चियां पढ़े जा रहे हैं और उनका जो CGP है वो भी 4 से प्लस चल रहा होता है। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो सच्ची बात है आपका दिल दहल जाता है, जिसे उर्दू में कहते हैं ना, नैला और दहला। एक एक लफ्ज को उन्होंने रटा मार के, यानी सवाल अगर फर्ज करें एक फार्मूला समझना है तो वो फार्मूला नहीं समझेंगे, वो पूरा चैप्टर याद कर लेंगे और उसको उतार लेंगे। जो पुराना कॉन्सेप्ट था इल्म का, वो ये था कि इल्म एक जामद चीज़ है और आप इसको सीखें और इसको याद कर लें और नतीजतन वो पूरा इल्म आपके अंदर उतर आएगा। अच्छा, दूसरा ये था कि जो तालिब इल्म है वो बेचारे खाली स्लेट जैसे हैं, ये यानी इल्मी तौर पे ये दलीलें दी जाती हैं और खाली स्लेट पे जो आप लिख देंगे वो हो जाएगा। और तीसरा ये कि इल्म का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वाहिद सोर्स, वो उस्ताद है। वक्त ने तीनों चीज़ों को गलत साबित कर दिया और उस गलत होने से ज़माना 21वीं सदी हमसे इतना आगे निकल गया और हम उसके इतने पीछे खड़े हैं कि हम चीज़ों को, आखिरी डिग्री की होती है, हमें हर मुल्क में जाके डिग्री दोहरानी पड़ती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते, आप ना क्रिएटिव सोच सकते। क्रिएटिव होना है क्या, यानी एक चीज़ जहां आप चारों तरफ से बंद हो जाएं तो उसका हल कैसे निकालें। मिसाल के तौर पे मुझे कई साल पहले जब मैं एसपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेज का सरबराह था, तो अचानक एक रोज़ जो हमारे रेक्टर साहब थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कॉमर्स कॉलेज में कॉमर्स जो डिपार्टमेंट था उसमें कर दिया। अब मेरा तो कॉमर्स का कोई अता पता ही नहीं था, ना मैंने BCom किया, ना मैंने MCom किया। लेकिन ज़ाहिर है जो मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं उनका अपना तसव्वुर होता है कि कौन किस जगह जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कब्बे या सबसे ज़्यादा तंग करने वाले लड़के थे, माशाल्लाह थे भी डशकरे, 6-6, 7-7 फुट के, किसी के काबू नहीं आते थे। तो जो सबसे सीनियर क्लास थी उसका सब्जेक्ट था क्रिएटिव एंड लैटरल थिंकिंग, और उस वक्त मिस जुनैरा अजहर PTV में वो काम करती थी, वो पढ़ाती थी। तो अचानक वो छोड़ के चले गई। अब उन्होंने मुझे सब्जेक्ट भी हेड भी बना दिया, साथ सब्जेक्ट भी दे दिया। तो मैंने तो सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं था, ना मुझे ये अंदाज़ा था कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, ना मुझे ये पता था कि लैटरल थिंकिंग क्या है। वो तो मैंने 2-4 दिन लगा के पढ़ना शुरू किया, पता चला कि ये तो दुनिया में बहुत बड़ा इल्म है और ख़ास तौर पे एडवर्ड डी बोनो ने इसमें इतनी किताबें लिख मारी हैं। फिर मैंने उनको पढ़ा और फिर एक सिलेबस क्रिएट किया। उससे पहले मैंने देखा कि क्लास में वो डॉन की खबर लेते थे, लेके सामने रखते कि इस पर ज़रा क्रिटिकली, यानी उनको कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि क्रिटिकली तज्जिया करना कैसे। वो तो अब वक्त के साथ साथ चीज़ें जैसे जैसे आप समझते हैं और आपका जहन एक तरह से बनता है, तो फिर आपको समझ आता है कि ज़िंदगी में जितने भी मसले सामने आए, सबसे पहले उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद उसकी रीजनिंग करनी चाहिए आपको। रीजनिंग के बाद जो तीसरा है, फिर आप एवेल्युएट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, खुद अपने आप को, उस मसले को,
کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. چوتھا یہ ہے کہ آپ پھر پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں. پرابلم سالونگ ایک پروسیس نہیں ہے, پرابلم سالونگ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یعنی جب بھی آپ ڈیسیجن میکنگ کریں گے تو پرابلم ایڈریس ہونا چاہیے. پرابلم موجود رہے اور ڈیسیجن پہ ڈیسیجن کیے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی, تو ہر بورڈ سے جو 20-25 بچے ٹاپر ہوتے تھے ان کو یہ 3 دنوں کے لیے مری بلاتے تھے گورنر ہاؤس میں, اور وہاں جو سمجھے گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہی خوبصورت ریزیڈینشیل ایریا ہے, وہاں ان کا ہاسٹل بنا ہوا تھا. تو وہ 3 دن ان کو رکھا جاتا, ان کی ٹریننگ ہوتی, اور اس ٹریننگ میں ہوا یہ کہ کوئی 1-1.5 ماہ کی مسلسل ٹریننگ تھی. مختلف جگہ سے بیجز آتے جاتے اور میں ان کی ٹریننگ کرتا جاتا. بیچ میں رمضان شروع ہو گیا. اب کریٹو تھنکنگ یا لیٹرل تھنکنگ کہاں سے؟ تو رمضان میں آپ سوچئے کہ بہترین بچے بورڈ ٹاپرز, گورنمنٹ آف پنجاب ان پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے اور ان کو دنیا میں 12 یونیورسٹی میں بھجوا رہی ہے, ان کی پڑھائی کی ٹیک کیئر کر رہی ہے تاکہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں. تو ایسے میں آپ بغیر تیاری کے یا رمضان میں شروع کے 3-4 گھنٹے آپ پورا زور لگا کے, تو آپ کا تو بس ہو جاتی ہے کہ اب کیسے یہ ٹریننگ چلے گی. تو میں نے اس کا پورا جائزہ لیا, اور جائزہ لینے کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھے اور ان سے کہا کہ ہم عام طور پہ اتنے گھنٹے یہ کرتے ہیں ٹریننگ, تو اگر آپ اس پہ تیار ہوں تو دن میں آپ آرام سے آرام کریں. رمضان ہے, روزہ رکھا, آرام کرنا آرام کریں, سیر کرنا سیر کریں. تو شام کو افطاری کے بعد تراویح پڑھی جائے, اور تراویح کے بعد ہم سٹارٹ کریں اپنی ٹریننگ, اور ہم اس کو لے کے چلیں گے صبح سحری تک. تو آلموسٹ اتنا ہی وقت بن جاتا تھا. اچھا سچی بات بتاؤں, اس قدر ہم نے انجوائے کیا, اس قدر, ایک تو میں خود فریش ہوتا, دوسرا ان کے لیے پورا دن بچ گیا. ان کو جو اسائنمنٹس دینی ہوتے تھے, کام دینے ہوتے تھے, ٹاسک دینے ہوتے تھے, وہ کر لیتے تھے. اب آپ سوچئے کہ جو جامد ہے سٹائل وہ تو یہی ہے کہ ایک کام دیا ہوا ہے, اس نے بجے سے اتنے بجے تک کرنا. دنیا بھر میں کانسیپٹ یہ مسلمانوں کا ہے کہ ظہر کے کھانے کے بعد آپ کو آرام کرنا چاہیے. دنیا بھر میں جو بچے ہیں ان کو ظہر کے بعد, دوپہر میں کھانے کے بعد اپنے ہی کلاس روم میں سونے کا وقت دیا جاتا ہے, وہ سوتے ہیں. بڑے بڑے اداروں میں لوگوں پہ لازم کر دیا ہے کہ وہ قیلولہ کریں ظہر کے بعد یا دوپہر میں کھانے کے بعد, اور آدھا گھنٹہ ایک دم سے پورا جسم. اچھا یہ دیٹس واٹ کریٹیوٹی, کہ جو نہ ہونے میں سے آپ ایک چیز کو ہونا نکالتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے یہ جو کلاس ہم اس کا ذکر کر رہا ہیں بہت ڈسٹرب کرتی تھی, تو اس سے نہ صرف بہت محبت کی, اس کو بہت دل سے پڑھایا, ان کا مسئلہ سمجھا. وہ اپنے کریئر کے بارے میں بالکل 0 لیول کا ان کا تھا کہ MBA والے 7 ڈپارٹمنٹ ہیں, ان سب کو جابز مل جاتی ہیں, 7 اکنامکس والے ہیں ان کو مل جاتی ہیں, تو ان کو تو ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا تھا. اچھا انہی دنوں موٹر وے پولیس سے 2 افسر میرے پاس آنے لگے, بڑے خوبصورت, دونوں بڑے نوجوان تھے, اور ان سے اچھی دوستی ہو گئی. تو ہولے ہولے اس کلاس میں ان کو میں کئی دفعہ پھر لے کے گیا, ان بچوں سے ان کی دوستی ہوئی. تو دن ہم نے آؤٹ آف دا باکس حل یہ نکالا کہ جو ٹاپر بچے ہوں ہم ان کو 8ویں سیمسٹر سے پہلے جاب پہ کروا دیں گے. ایک ان کے تعلقات, وہ یونیورسٹی کے ملازم نہیں تھے, ان سے صرف ذاتی دوستی ہوئی. یعنی ہم نے پرابلم کا انالیسس کیا, اپنے ریسورسز دیکھے, اور نتیجتاً وہ ہو گیا جو ایک اتنے سالوں سے نہیں ہو پا رہا تھا. گھروں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک طرح کا مسئلہ آتا رہتا ہے, مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہیں, ہم اس کا انالیسس نہیں کرتے, ہم اس پہ غور نہیں کرتے, اور سوچتے ہیں کہ جو سورسز ہوتے ہیں سوچنے کے, علم کے, لائک دنیا میں اب یہ علم پرانا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا کہ آپ نے ایک چیز پڑھی, انفارمیشن از ناٹ اے نالج. یہ ایک, ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی بندے کے پاس قرآن پاک کا علم ہو اور فہم ہو تو آپ کا اس کے پاس بیٹھنے کو, اس سے محبت کرنے کو جی چاہے. اگر اس کو 30 کے 30 پارے رٹے ہوئے ہیں اور اس کی عملی زندگی میں رتی برابر بھی محبت نہیں ہے, نہ اللہ سے, نہ رسول سے, نہ کلام پاک سے, تو ظاہر اس کی زندگی میں بھی وہ مٹھاس اور وہ ٹھہراؤ اور وہ جو تازگی ہے, وہ جو اللہ کے ساتھ جھکاؤ ہے, وہ جو اس کو دیکھ کے اللہ یاد کرنے والی کیفیت ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جتنا مرضی علم ہو,
30 के पारे सारे का सारा आपकी ज़ेरें ज़बरें पेशें सब आपको पता हो कि कितनी हज़ार हैं, लेकिन वो इल्म आपकी ज़ात पे, वो इल्म आपकी इवन घर पे, वो आपकी सोसाइटी पे और वो आपके आसपास असर नहीं डालता। ये जो इल्म है जब तक हमारी ज़िंदगी में थोड़ा लेटरल तरीके से, डिफरेंट तरीके से नहीं आएगा, तो तब तक हम चीज़ों को ना उसका एंजॉय कर पाएंगे और बाहर भी हमारे वो लोग और वो बच्चे जाके हमेशा आगे बढ़ते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचते हैं और करते हैं। वो जो यहाँ बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं, इवन 100% नंबर ले जाते हैं, अगर उन्हें कोई मसला दे दें तो मसले की वो मीम भी हल नहीं कर सकते, चूँकि उन्होंने इल्म को एक जामद चीज़ समझा, एक अपनी स्लेट पे, जहन की स्लेट पे जो जो आता गया लिखा जाता रहा और आखिर में जिस उस्ताद से पढ़ा उस उस्ताद का तो अपना इल्म अधूरा, ना वो लेटेस्ट चीज़ जानता है, ना लेटेस्ट किताब जानता है, ना दुनिया में किन मसलों को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इल्म चाहिए। इनफैक्ट जैसे एक ज़माने में पेट फाड़ते थे, ऑपरेशन कर देते थे, तो ये बहुत से लोग सारी उम्र यही करते रहे। फिर वो टांके लगाते थे तो वहाँ से गोश्त को इकट्ठा करके वहाँ बाकायदा यूँ समझे जैसे वट बन जाती है, वट बन जाती थी। फिर पर हमारे लोगों ने उसका कुछ नहीं किया, वो यही करते रहे। पर फिर दुनिया में ऐसे लोग आए कि जिन्होंने वो तारें बनाई कि वो आप उनको टांके लगाते थे, तार अंदर ही खुर जाती थी और टांका आपको बाद में खोलना नहीं पड़ता था। फिर उन्होंने छोटे छोटे खूबसूरत से यूँ समझें कि कैमरे बनाए जो जिस्म के अंदर डाल दिए जाते हैं, जहाँ कभी आप जा नहीं सकते थे, वरना तो सारा जिस्म फाड़ना पड़ता, चीरना पड़ता, और वहाँ जाके एग्जैक्ट उस जगह जाके वो मसले को हल करके तो आराम से इवन वो जाके खुलते वहाँ हैं कि जो अगर चीज़ वहाँ कोई बीमारी है, वहाँ कोई पत्थरी है, वहाँ की और चीज़ है, तो उसको पकड़ के जिस तौर पे वो लेके आते हैं। ये होता है जब आप मसाइल को हल करने के लिए ज़रा मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। दुनिया में इस इल्म को लेटरल थिंकिंग कहा जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ डिस्कस भी करनी चाहिए। मुमकिन है आपकी अपनी नस्ल में से कुछ दो चार ऐसे दाने निकल आए कि आपको उन पे फ़ख्र हो और दुनिया भी उनको इस तौर पे जाने माने कि इन्होंने कुछ नई चीज़ें क्रिएट की। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।